हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 12 टी वाई बैफ सेमिस्टर 6 इनडायरेक्ट टैक्सेस सितंबर 2024 और अप्रैल 2024 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2A जो कि आया था सितंबर 2024 में, कंप्यूट द नेट टैक्स लायबिलिटी। तो ये वीडियो में हम लोग देखने वाले कि नेट टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं जीएसटी के अंदर, थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा। ऑलरेडी 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं अप्रैल एंड सितंबर 2024 का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप पूरे वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जीएसटी के अंदर नेट टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है लॉजिक के तरीके से, जिससे कि कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज ना करे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन को पहले देखते हैं एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम। क्वेश्चन दिया है कि राज इलेक्ट्रिकल वर्क्स रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जिसका नाम है राज इलेक्ट्रिकल्स। छत्तीसगढ़ याद रखना है, यहाँ पे याद रखना। जब भी नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने आएगा जीएसटी में, तो जो बंदे का निकाल रहे वो कौन से स्टेट में है वो इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी कैलकुलेट हिज नेट टैक्स लायबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस दिया है क्रेडिट लेजर का IGST CGST का इतना, ओपनिंग बैलेंस दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इतना इतना, और ये सब ट्रांजैक्शन दिए। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना, उसके बाद देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एकदम सिंपल तरीके से जानेगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, नेट टैक्स लायबिलिटी। तो आपको तीनों का नेट टैक्स लायबिलिटी निकालना है, आई का भी निकालना है, सी का भी निकालना है, एस का भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टी का नाम लिख लेंगे। तो पार्टी का नाम क्या है, राज इलेक्ट्रिकल, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्या निकालना है, नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, नेट टैक्स लायबिलिटी निकालो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा वही करना है, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं। लगाना दिमाग आपको कहाँ पे है, सोल्यूशन में लगाना है। तो ये हो गया। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा IGST रुपीज़, यहाँ पे आ जाएगा CGST, 3 कॉलम बनाने का, और SGST रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका SGST आ गया। फिर आपको क्या करना है, ये पूरा पेज ले लेना है। अब ये एक्सेल है तो इसमें मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पूरा एक साथ दिखाने, लेकिन आपको ये पूरा पेज ले लेना है एग्जामिनेशन में, और ये पूरा ड्रॉ कर लेना है, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। फिर क्या लिखना है, पर्टिकुलर के जस्ट नीचे लिखने का टैक्स ऑन सेल्स दैट इज़ आउटवर्ड सप्लाई, और फिर कुछ लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन छोड़नी है मैं बताऊंगा। फिर लिखना है टैक्स ऑन परचेजेस बी इनवर्ड सप्लाई। अब कितनी लाइन छोड़नी है, तो यहाँ पे देखो अपने पास डेटा दिया है, तो ये जो ट्रांजैक्शन रहता है ना, इसके बेसिस पे फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले क्या करने का, क्वेश्चन रीड कर लेने का, क्या निकालना है, फिर फॉर्मेट ड्रॉ कर लेने का, टैक्स ऑन सेल लिखने का, टैक्स ऑन परचेज, और बीच में लाइन छोड़ना है। कितनी लाइन छोड़नी है वो डिपेंड करता है आपके सेल्स के ऊपर। तो देखो सेल्स कितना है, पहले उसको हाईलाइट कर लो। तो पहला सेल्स दिया है, पहला सेल्स है, तो एक सेल हो गया, सेल वापस आया। प्रोवाइडेड सर्विस इज ऑल्सो सेल, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोवाइड मतलब देना, देना मतलब सेल हो गया। तो 4 सेल्स हो गए, और इनवर्ड है 3, इनवर्ड मतलब परचेज होता है, तो 3 इनवर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया सेल्स का दूसरा नाम आउटवर्ड और तीसरा नाम आउटपुट होता है। ठीक है, परचेज का दूसरा नाम इनवर्ड और इनपुट होता है। ऐसे वर्ड्स आएंगे तो घबराने का नहीं। अब कितने सेल्स है, 4 सेल्स है, और परचेज कितनी है, 3, तो डबल लाइन छोड़ने का। तो 4 है तो 8, 3 है तो 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से परचेज में 3 है तो 6, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिया, तो फॉर्मेट बन गया। और जैसे 8 लाइन छूटेगा, 9वीं लाइन में लिखने का ए का टोटल, यहाँ पे 6 लाइन छोड़ा, वहाँ पे बी का टोटल बी। देखो फॉर्मेट बन गया, समझ में आई बात। अब क्या करने का, जितने भी सेल्स है, जितने भी परचेज है, सब लिख लो। तो पहला सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। अब ये 4 है, लाइन कितनी छोड़ी, 8, तो ये चारों को पहले लिखो। तो देखो चारों को मैं लिख लेता हूँ। पहले लाइन में अमाउंट नहीं लिखना है, अमाउंट हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा सेल है कान्हा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो एक लाइन छोड़ के कान्हा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर एक लाइन छोड़ के कुसुम ऑफ रायपुर, फिर कुमुद इन इम्फाल, तो कुसुम इन रायपुर, एक लाइन छोड़ के कुमुद इन इम्फाल।
आगे बात समझ में। ऐसी परचेज का है जबलपुर एमपी, पाली राजस्थान, कोबरा छत्तीसगढ़। तो देखो एक लाइन में लिखा, एक लाइन छोड़ के दूसरा जबलपुर हो गया, राजस्थान हो गया, अब छत्तीसगढ़, एक लाइन छोड़ के छत्तीसगढ़। ये एक लाइन क्यों छोड़ा पता है? कैलकुलेशन के लिए। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही याद रखना, आपको सोल्यूशन में कहीं कहीं पे दिया रहेगा, कोई बुक आप रेफ़र करते होंगे तो यहाँ पे दिया रहता है, एक कॉलम बना देते हैं। वैसा मत करो कि वो लंबा हो जाएगा, आप ये नीचे नीचे करो, पूरा पेज भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। सिर्फ अमाउंट की ज़रूरत है जो हम लोग देखते रहेंगे और कैलकुलेट करते रहेंगे। अब देखो ये बंदा है किधर का? छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ याद रखना है। अब यहाँ पे जो भी स्टेट आएंगी उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये छत्तीसगढ़ है और ये तेलंगाना है। ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग ने सेल को सेल में लिख दिया, परचेज को परचेज में लिख दिया। अब ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, अब सिर्फ दिमाग कहाँ लगाना है कि ये छत्तीसगढ़ का है और ये सेल किधर कर रहा है? तेलंगाना में कर रहा है। अगर सेम स्टेट में है, समझना, अगर छत्तीसगढ़ का सेल छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है, छत्तीसगढ़ का सेल छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है, तो उसका ऊपर जो जीएसटी आएगा वो 2 कॉलम में लिखने का। अगर विद इन स्टेट है, ये छत्तीसगढ़ है, इसी के अंदर अगर सेल हुआ तो C+S लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 स्टेट है, छत्तीसगढ़ और दूसरा स्टेट है, 2 स्टेट आएगा तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए आई बनाने का, आई जीएसटी आएगा। तो विद इन स्टेट C और S, आउटसाइड स्टेट आई आएगा। समझ में आया? तो अभी देखो तेलंगाना छत्तीसगढ़ अलग अलग स्टेट है, तो इसका मतलब C और S में आएगा। तो कितना है? 18% है, तो 18% नहीं होगा, 9% हो जाएगा। अमाउंट कितना है? 6 लाख है, तो 6 लाख का 9% निकालना है। तो देखें यहाँ पे कैलकुलेशन, 6 लाख का 18%, सॉरी ये अलग स्टेट है, ये मैं गलत बोल गया, अलग स्टेट है तो ये एक में ही आएगा। विद इन स्टेट है तो 2 में जाएगा, तो ये एक ही में है, तो यहाँ पे ये इंटर हो जाएगा, IGST लगेगा 18%। तो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो ये 2 स्टेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला ना 2 स्टेट रहेगा तो आई लगेगा, विद इन स्टेट रहेगा तो S लगेगा, C और S लगेगा। तो विद इन थोड़ी है, तेलंगाना बाहर है तो IGST लगेगा। तो 18% निकालो 6 लाख का, 1,08,000। इन दोनों जगह पे क्या मारोगे आप? 0 लिखो या डैश भी मारेंगे तो भी चल जाएगा। अब दूसरा सेल देखो कहाँ हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। ये कब करने का ऐसा? ये पूरा कॉपी करने के बाद यहाँ से लिख के फिर यहाँ करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। पहले लिख लो, पहले सेल पूरा लिख लो, पहले पूरा परचेज लिख लो, फिर बाद में कैलकुलेटर करके टक टक करते रहने का। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर, ये भी कहाँ पे है? ये भी दूसरे स्टेट में है कि नहीं है? और छत्तीसगढ़ भी दूसरा स्टेट है। तो जब 2 स्टेट आएगा तो आई लग जाएगा, तो आई लगेगा कितने पे? 12%। तो 12% GST लगेगा। कितना अमाउंट है? 4 लाख है, तो 4 लाख का 12% IGST, तो 4 लाख का 12% कितना आता है? 12 चौक 48, 48,000। ये लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरा देखो छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। तो सेल सर्विस कहाँ पे दे रहा है? रायपुर में दे रहा है। रायपुर किधर है? छत्तीसगढ़ में। और ये बंदा भी किधर है? छत्तीसगढ़। तो दोनों सेम स्टेट में, तो जब दोनों सेम स्टेट में रहेगा तो C और S लग जाएगा। तो C और S लग जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितना? 18 है, तो ये 9% हो जाएगा। तो कितना अमाउंट है? 17 लाख है कि नहीं? तो 17 लाख पे 9% ईच निकालना पड़ेगा। तो देखो 17 लाख पे 9% ईच इन C और S GST इंट्रा स्टेट है, तो यहाँ पे डैश आएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 17 लाख का 9% निकालो। यहाँ पे मैंने निकाला है, देखो 17 लाख का 9%, 1,53,000, 1,53,000। समझ में आया? यस और नो? अब इसका लॉजिक है ना, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि क्यों हम लोग इंट्रा स्टेट में 2 जगह लिखते हैं और क्यों हम लोग 2 स्टेट वाला एक ही जगह लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा बता देता हूँ रिकैप। यहाँ पे क्या मतलब है, जब 2 स्टेट के बीच में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है पूरा टैक्स मैं रखूँगा, लेकिन अगर आप विद इन स्टेट सेल करते हैं तो पूरा GST आप मत रखो, उसमें से आधा मुझे दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत शानी है, वो क्या बोलती है कि आप दूसरे स्टेट में डील करते हो तो आपके स्टेट का तो कुछ लेना देना नहीं है, तो पूरा टैक्स मैं रखूँगा, तभी वो IGST आता है। लेकिन आप विद इन स्टेट बेच रहे हो तो उसमें पूरा टैक्स आप मत रखो, उसमें आधा मुझे दो आधा तुम रखो, इसीलिए इसको C और S में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मणिपुर है,
आई बात समझ में। मणिपुर, मणिपुर और छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट है क्या? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है तो IGST लग जाएगा। IGST लगेगा तो 13.5 लाख है, देखो यहाँ पे 13.5 लाख। 13.5 लाख का 5% निकालेंगे तो IGST में आ जाएगा 67,500। तो ये तो सब हो गया, हम लोग ने देख के लिख लिया। अब इसको टोटल कर लो तो तीनों का टोटल आ जाएगा 1,08,000 प्लस 48 प्लस 67,500 तो 2,23,500। 153 का 153 आएगा, 153 का 153 आएगा। समझ में आई बात? यस और नो? समझा? अब हम लोग ये सेल्स को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ येलो से कि अब हम लोग को इसी की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, ये रहा। अब परचेज ले लेते हैं। परचेज में भी लाइन छोड़ी है। अब आपको देखना है छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ ही है तो सी और एस आ जाएगा। छत्तीसगढ़ और दूसरा स्टेट आएगा तो IGST में आ जाएगा। तो जबलपुर MP अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है तो IGST लगेगा तो 28% पूरा आएगा। तो जबलपुर का कितना है? 2,70,000। तो 2,70,000 पे आपका 28% IGST आएगा। ये देखो लिख दिया। सेम वे में दूसरा है पाली राजस्थान। राजस्थान दूसरे स्टेट में है, छत्तीसगढ़ भी दूसरे स्टेट में है तो IGST लगेगा 5%। तो 4,30,000 का 5% यहाँ पे लिख देने का, ये आ गया। कैलकुलेशन कर दिया, एक्सेल है तो वो ऑटोमेटिकली करता है, आपको करना पड़ेगा। फिर दूसरा कोबरा छत्तीसगढ़। कोबरा किधर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में ही सेल कर रहा है तो 12% है तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी तो 6% हो जाएगा। तो 8.5 लाख लास्ट अमाउंट है, देखो 8.5 लाख का 6%। तो ये देखो 6%, 51,000। समझ में आई बात? यस और नो? अब इनको टोटल कर लो तो टोटल येलो से हाईलाइट कर लेते हैं। तो 75,600, 21,500 और 51,51। समझ में आया? यस और नो? तो ये आपका ए का टोटल हो गया, ये आपका बी का टोटल हो गया। आपको क्या निकालना है? नेट टैक्स लायबिलिटी। तो नेट टैक्स लायबिलिटी कैसे होता है? A माइनस बी करने का। तो सबसे पहले हम लोग A माइनस बी करेंगे। ये देखो A माइनस बी किया तो 2,23,500 में से 97,100 गया तो आपको मिला 1,26,400। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा। और ये वाला 1,53 में से 51 गया तो 1,02,000, 1,53 में से 51 गया तो 1,02,000 आ गया। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये देखो पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन, ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया। अब बचा क्या? अब बचा ये वाला ओपनिंग और ये वाला ओपनिंग। अब इसको कैसे करने का? तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दोनों दिया होगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पहला लेने का। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पहला लेने का। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पहला लेने का। तो जब आपको ये दोनों दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, तो सबसे पहले क्रेडिट लेजर यूज़ करने का, उसके बाद कैश लेजर यूज़ करने का। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने बता दिया क्रेडिट लेजर पहला यूज़ करने का, कैश लेजर बाद में यूज़ करने का, लॉजिक क्या है? तो लॉजिक देखो क्या होता है, क्रेडिट लेजर और कैश लेजर। क्रेडिट मतलब क्या? अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? क्रेडिट मतलब उधार होता है। ठीक है, जीएसटी के अंदर क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपने जो जीएसटी भरा है उसका आपको बेनिफिट लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट को आपने जीएसटी भर दिया, इट इज़ नथिंग बट द जीएसटी यू पेड ऑन परचेजेस। जो भी जीएसटी आपने परचेज पे भरा है उसको क्रेडिट बोलते हैं, आईटीसी जिसको बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बराबर है, यही है। तो आपको पहला बेनिफिट इसका मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग 2-4 फ्रेंड हैं जो फ्रेंडशिप कर रहे हैं और है ना, आप लोग खाने के लिए गए। अब उसका जो बिल आता है, किसी रेस्टोरेंट में आप गए, वहाँ का बिल आता है 1,000 रुपीज़। अब 1,000 रुपीज़ आया तो 4 जन है, तो 4 जन कितना कितना देंगे मुझे बताओ आप? तो 250 है ना, हर एक कोई 250 देगा। उसमें से एक बंदा जो है, 4 बंदे हैं ना, समझो ABCD। अब A और D के बीच में एक डील हुआ था कि D को A ने पहले कभी है ना D का पैसा भरा था। A ने पहले कभी गए थे उन लोग घूमने के लिए, रेस्टोरेंट में गए थे, तभी भी 1,000 रुपये आया था, तब D ने नहीं भरा था। A ने बोला था चल ठीक है मैं तेरा भर देता हूँ, तू मेरा बाद में भर देना।
अब देखो, अब दूसरा ट्रीट आया, दूसरे ट्रीट का भी कितना हुआ, 1000 हुआ, अब 250 सबको देना है। तो ए मन में क्या सोचेगा कि भाई डी देख, उसको बोल देगा भाई तूने, मैंने तेरा पहले दिया था तो पहले, अब आज तू मेरा दे दे, ऐसा ही सोचेगा, बराबर है कि नहीं। तो अगर ए को ये लगा कि डी मेरा दे देगा तो पहले का उसका उधार है वही चुकता करेगा ना। अगर नहीं हुआ, डी के पास उतना पैसा नहीं हुआ, तो ए बोलेगा अच्छा ठीक है रहने दे, मेरे को बाद में दे देना, मैं दे देता हूं कैश। तो लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि जब आपने कभी बेनिफिट क्रेडिट किसी को दिया तो पहले उसका बेनिफिट लो। भाई तुझे पहले पैसा दिया था ना, वो पहला दे, फिर मैं कैश देता हूं ना, राइट। तो उसी तरीके से जीएसटी के अंदर भी पहले क्रेडिट जो होता है पहले उसको एडजस्ट करो, अगर नहीं हो रहा है तो कैश को ले लो। तो यहां पे भी क्या होगा, अब देखो ये आपका यहाँ पे आ गया ए माइनस बी। अब सबसे पहले हम लोग क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग क्रेडिट लेजर माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, देखो क्रेडिट लेजर कितना है, 10,000, 1,70,000, 23,000, तो 10, 1,70,000, 23, ये देखो। अब ये माइनस करेंगे आप तो 1,26,400 में से 10,000 गया तो कितना बचा, 1,16,400, इसमें से माइनस किया तो माइनस का 68, इसमें से माइनस किया तो 79,000। अब ये माइनस में आ गया, ठीक है। अब ये माइनस में आ गया तो माइनस में थोड़ा रुक जाने का, क्यों रुकने का, माइनस का मतलब होता है कि आपने ज़्यादा जीएसटी भर दिया, ठीक है। अब ये जो माइनस में आया है, ये माइनस का मतलब ज़्यादा जो भर दिया है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप इसको है ना एडजस्ट कर सकते हो। कैसे एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे बताया गया, देखो ये टेबल मैं हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ जब आईटीसी का क्वेश्चन करता हूँ। ये अगर आईटीसी हाउ टू एडजस्ट क्रेडिट माइनस, अगर माइनस में आया तो उसको एडजस्ट कैसे करने का, तो आईटीसी फॉर आईजीएसटी, पहला आईजीएसटी के साथ करने का, और सेकंड अगर बचा तो सी और एस दोनों को दे देने का। लेकिन आईटीसी ऑफ सी है तो पहला वो अपने आप को देगा, सेकंड आईजीएसटी को देगा, और एसजीएसटी को अलाउड ही नहीं है। वैसे ही एसजीएसटी जो है पहले अपने आप को देगा, एस वाला पहले अपने आप को देगा, सेकंड आईजीएसटी को देगा, सी के साथ वो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे माइनस किसका आया, आई का आया, सी का आया कि एस का है, तो सी का आया, तो सी का माइनस है तो पहले सी का सी माइनस करेगा ना, तो सी वाले ने माइनस कर लिया, 1,02,000 में से 1,70,000 माइनस किया तो 1,02,000 हट गया ना, तो 68 अभी भी माइनस में बचा है। तो वो क्या करेगा, तो फर्स्ट यहाँ पे बताया कि वो अपना यूज़ करेगा, सेकेंड किसका यूज़ करेगा, सेकेंड वो आईजीएसटी को दे सकता है, सी को नहीं देगा, सॉरी एस को नहीं देगा। तो ये 68,000 जो माइनस में आता है ना, जब कभी भी आंसर आपका माइनस में आए तो ये एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन याद रखना आईजीएसटी अपना माइनस, ध्यान से सुनो, आईजीएसटी अपना माइनस सी और एस को दे सकता है कोई भी रेशियो में। सी का माइनस आई को देगा, एस का माइनस आई को देगा, सी और एस आपस में अपना माइनस शेयर नहीं करते, ऐसा याद रखो। समझ में आया। तो ये सी वाला माइनस एस को तो देगा नहीं, तो किसको देगा, आई को देगा, तो आई का यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो 68,000 बड़ा कर देता हूँ तो ये विजिबल ज़्यादा रहेगा आपको। ठीक है, ये देखो माइनस किया तो ये 68 यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ का 68 माइनस में यहाँ प्लस में ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ का ये प्लस यहाँ माइनस में चला गया तो 1,16,400 में से 68 गया तो 48,400, ये बैलेंस बच गया आपका। ठीक है, तो ये बैलेंस बच गया, सी का ज़ीरो बच गया, तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन आपने ये पूरा यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, अब बचा कैश लेजर। तो अभी भी तो पेमेंट बाकी है ना, तो सिर्फ आई का पेमेंट बाकी है, एस का पेमेंट बाकी है। सी वाला बोला भाई मेरा तो हो गया, मैं पैसा नहीं देगा, मैंने तो इतना उधार दे दिया कि मेरे को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ए वाला बंदा है, ठीक है, यहाँ केस बताया था ना, ए वाले ने बी को भी दिया, सी को भी दिया, अभी वो क्रेडिट में है पूरा, तो इसका तो ज़ीरो है। तो अब ये जो कैश बैलेंस लेजर यूज़ करेंगे तो हम लोग सिर्फ आई का यूज़ करेंगे और एस का यूज़ करेंगे। तो आई का कितना है 16,700, इसका 24 है और 39। तो लिखने के लिए हम लोग तीनों लिख देते हैं। ये देखो, तो ये माइनस करेंगे तो 48,400 माइनस होएगा तो कितना आएगा 31,700। इसका तो आएगा ही नहीं, माइनस में 24 ही रहेगा। 79 में से 39 गया तो कितना बचा 40,000। आ रही बात समझ में। और नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी ये। तो आपका जो मेन आंसर है ना वो ये दो है, ये ब्लू में करता हूँ देखो। तो इसका मतलब क्या कि ये 16,700 माइनस करने के बाद
ये जो प्लस में आंसर आता है दैट इज़ द नेट टैक्स लायबिलिटी। अभी भी राज इलेक्ट्रिकल को IGST देना है 31,700, CGST नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 24,000 कैश में पड़ा है, मतलब इतना उसने पे कर दिया है गवर्नमेंट को, और SGST में अभी भी 40,000 पे करना बाकी है। तो IGST में 31,700 पे करना बाकी है, SGST का 40 और पे करना बाकी है। आ रही है बात समझ में? तो ये कैश लेजर इतना ही रहेगा, ये वाला आंसर इतना करके छोड़ देने का, आपको पूरा 15 मार्क मिल जाएगा। समझ में आई बात? यस और नो? पूरा इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो पूरा आपको विजिबल रहेगा। ये देखो ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको। और सिमिलर क्वेश्चन आया था, ये सितंबर का है, अप्रैल 2024 में, लेकिन ये वाला नहीं था, एग्जैक्टली सेम था, अमाउंट भी सेम था, इसलिए हम लोग अप्रैल 2024 वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, सितंबर में कंप्लीट हो गया। ये वाला पार्ट हटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।